अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, वजीर खजाना शौकत तरीन ने माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया है और 8,487 अरब रुपए का ये वफाकी बजट है और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बजट जो है वो पेश किया गया है। माली अहदाफ जो रखे गए हैं उसमें मुआशी तरक्की की जो हदफ है वो उसको 4.8% रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया है। पेंशन में भी 10% इजाफा किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम जो उजरत है, कम से कम जो तनख्वाह है वो 20,000 कर दी गई है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है और ये अदादो शुमार देते हुए शाबाश भी वसूल कर रही है कि बहुत अच्छा, बहुत आला बजट पेश कर दिया गया है। हुकूमत ने इसे तरक्याती बजट करार दिया है, जबकि इसको माहिरीन और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको इलेक्शन बजट भी करार दे रहे हैं। अवामी बजट है या नहीं, अवाम के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, सियासी इसके क्या असरात हैं, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे इस बजट को बनाते वक्त और पास करवाने के लिए हुकूमत को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं। अपने ही ग्रुप जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, आज उनको आखिरकार बेल उनकी क्लियर हो गई है और ये कहा जा रहा है कि एनआरओ मिल गया है। क्या बजट पास करवाने के लिए जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया गया है और क्या अब ऑपोजिशन को भी क्लीन चिट दी जाएगी और ऑपोजिशन का इस बजट पर क्या रिएक्शन होगा, इसी पर डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब कॉलमिस्ट हैं, एक्सप्रेस में लिखते हैं और एनालिस्ट भी हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। मुजम्मिल साहब, आपका शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सलमान आबिद साहब, आपने ये बजट देखा, इसके ऊपर पहला कमेंट क्या करेंगे? क्या आप समझते हैं ये तरक्याती बजट है, अवामी बजट है, इलेक्शन बजट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई बड़ा आइडियल बजट नहीं है, पहली बात। और अमूमी तौर पे जो बजट्स होते हैं उससे लोगों को मुतमईन करना आसान काम नहीं होता, चाहे वो आज की हुकूमत हो, चाहे वो माजी की हुकूमत हो, एक बात। लेकिन जो आपने बात की है, ये 2021 का जो बजट है, इसमें कुछ हमें इलेक्शन रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। और वो इलेक्शन रिफ्लेक्शन क्या है? यानी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रखी गई है। और आपने देखा कि इलेक्शन से कबल ही पंजाब में ख़ास तौर पे जिस अंदाज से डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट्स अनाउंस किए जा रहे थे डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो लग रहा था कि ये बजट में कहीं ना कहीं इलेक्शन रिफ्लेक्शन आएगी, तो उसकी भी एक हमने शक्ल देखी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जहन में रहे कि ये जो कोविड का पूरा साल सवा साल गुजरा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक तो पहले ही माहिर माशियात ये बता रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें नहीं लगानी चाहिए कि लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। मसलन आइडियली जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की में जो 10% इजाफा हुआ, ये बहुत कम है मेरे नज़दीक। बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, 15-20% पे जाना चाहिए था मौजूदा हालात में जिस किस्म की महंगाई बढ़ी है। लेकिन शायद गुंजाइश ना हो, जैसे उन्होंने कहा। फिर इन्होंने ख़ास तौर पे IMF की बहुत सी शराइत जो हैं वो तस्लीम नहीं की हैं। बिजली की कीमतों में उस तरह से इजाफा करने की बात अभी नहीं की जा रही। उसकी वजह यह है कि वो पहले ही लोग जो हैं जिनके ऊपर लोड है उस पर मजीद लोड डाल के वो ये परसेप्शन बिल्ड नहीं करना चाहते कि हुकूमत जो है वो किसी रॉन्ग ट्रैक के ऊपर चली गई है। तो इसमें उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट खेले हैं और इसमें खास तौर पे जिस तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, मुझे लगता ये है कि ये साल और फिर अगले बरस के अंदर इनकी पूरी कोशिश है कि हम ये परसेप्शन बिल्ड कर सकें कि जी हमने देखिए तरक्याती अमूर के ऊपर कितना पैसा लगाया। लेकिन सवाल लेकिन ये कि वो अहदाफ अचीव भी कर सकते हैं जो उन्होंने रखे हैं। वो ये जो अहदाफ अचीव अगर वो नहीं करेंगे मिसाल के तौर पे, तो फिर वो इलेक्शन के अंदर कैसे जाएंगे? इलेक्शन के अंदर जाएंगे उसी सूरत में कामयाबी के लिए अगर उन्होंने कुछ परफॉर्म किया होगा। यानी इस बजट का जो जितना भी बजट है, इदादो शुमार को जरा 2 मिनट के लिए पसे पुश डाल दें। असल मसला यह है कि क्या लोगों को कोई रिलीफ मिल सकेगा इस बरस? यानी चाहे वो बिजली की कीमतें हैं, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हैं, चाहे वो महंगाई का मामला है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला है, माशी बदाली के मामलात हैं, वहां जो इदादो शुमार जो बताए जा रहे हैं कि बहुत अच्छे आ गए ऊपर की सतह पे, इसका नीचे रिफ्लेक्शन होगा? क्या ये निचली सतह पे टैप होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा? ये वो बुनियादी नौइयत के सवालात हैं
जो इस हुकूमत के लिए क्रिटिकल भी हैं और इसी की बुनियाद के ऊपर आप नतीजा अखज़ कर सकते हैं। राइट, ये तो अब ये है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो आप ये आगे चलेंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसे होता है। मुजम्मिल साहब, आप क्या इस बजट के ऊपर वाह वाह हो रही है, हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंट है? ऑपोजिशन अभी तक तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इसके ऊपर कमेंट आया कि कोई अच्छा बजट नहीं है। PMLN जाहिर है पार्लियामेंट में अपना इसके ऊपर लाहे अमल देगी, लेकिन आप समझते हैं कि ये बजट जो है अवामी बजट है? देखें, एक तो हुकूमत ने ना निहायत कन्फ्यूजन में ये बजट दिया है। देखें, हुकूमत अभी तक हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में कोई चीज़ तय नहीं हो सकी। एग्जैक्टली हम ये कहें कि IMF ने हुकूमत की बात मान ली है तो ऐसी सूरत भी नहीं है। IMF ने नहीं कहा कि हमने हुकूमत की बात मान ली है और जो ट्रेंच उन्होंने जून में जारी करनी थी उन्होंने जारी की है। ना हुकूमत ने ये कहा है कि हम IMF का प्रोग्राम छोड़ रहे हैं। या तो हुकूमत ये ऐलान कर दे कि हम IMF का प्रोग्राम दरमियान में छोड़ रहे हैं और इससे आगे हम IMF के साथ नहीं चलेंगे, तो उसकी जो रिपरकशंस हैं, हुकूमत ने बॉन्ड्स बेचे हैं अभी 2 माह पहले ही, वो IMF की श्योरिटी पे बेचे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो बॉन्ड्स बेचे हैं जिससे पैसे इकट्ठे किए हैं, और जो सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उन सब का क्या बनेगा अगर हुकूमत ने IMF से यहाँ से बैकआउट करना है। तो मैं समझता हूँ एक कन्फ्यूजन में दिया हुआ बजट है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी फ़र्ज़ कर लें कि लोग कहते हैं बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं अमेरिका के साथ और बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं अड्डों के साथ, अगर हमने अड्डे ना दिए जो कहा जा रहा है तो फिर हमें IMF की सारी बातें माननी पड़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि अगर हुकूमत ने बजट में बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, बजट में आटा नहीं महंगा किया, बजट में नहीं किया तो अगस्त में नहीं कर सकती है। यहाँ तो अब हर महीने जो है वो नेपरा चीज़ों के रेट बदल देती है, ओगरा चीज़ों के रेट बदल देती है, और अथॉरिटीज़ हैं जिनको हमने कहा है कि वो ऑटोनमस हैं और वो हर 15 दिन बाद जो है वो बजट बदलती रहती हैं अथॉरिटीज़ जो है रेट्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक IMF के साथ कंक्लूजन ना हो, जब तक ये पता ना लगे कि हुकूमत और IMF के दरमियान ऊंट किस करवट बैठ रहा है, तब तक हतमी राय कायम करना मुमकिन नहीं। क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि बजट एक ऐसा मौका होता है जब हुकूमत ने वोट लेने होते हैं। इसके बाद अगर आप अगस्त में बिजली महंगी करेंगे तो आपने वोट नहीं लेने हैं, अगर आप अगस्त में और चीज़ें महंगी करेंगे तो आपने वोट नहीं लेने हैं, वो आप बाय डायरेक्शन बाय नोटिफिकेशन कर लेंगे। लेकिन इस बजट के एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको वोट चाहिए होते हैं। लिहाजा साल से ऐसे ही है कि बजट के वक्त एक और पैंतरा दिखाया जाता है और बजट के बाद एक और। इमरान खान की हुकूमत भी पिछले 3 साल से ऐसे ही कर रही है कि वो बजट पे और राय बनाती है और बजट के बाद और राय बनाती है। जो तरीकेकार था और परसेप्शन बिल्ड करना, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सामने पेश किए गए, ये वही तरीकेकार है जो PMLN का था, जो पीपल पार्टी का था, जो शौकत अजीज का था, जो उससे पहले ज़ियाउल हक का था। मेरा मतलब है कि हमारे साथ तो आप, मेरा मतलब है कि हमें बड़ा शौक है सिविल हुकूमतों का नाम लेने का, और हम भूल जाते हैं कि 10 साल ज़ियाउल हक ने भी यही किया एड के साथ, 10 साल मुशर्रफ ने भी फॉरेन एड के साथ यही किया, कोई काम नहीं किया। लेकिन हमें 2-2, 3-3 साल वाले वजीर आजम बहुत याद रहते हैं और 10-10 साल वाले हुक्मरान याद नहीं। लेकिन कर्ज जो है वो तो जाहिर है IMF के पास सबसे ज्यादा, तो कर्ज तो 2.5 साल में 13 ट्रिलियन लिया है, जिन्होंने 5-5 साल में 10 ट्रिलियन लिया था। अगर कर्ज की मैं की ही बात करनी है तो फिर तो बहुत इमरान खान की हुकूमत का रिकॉर्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा नून और पीपल पार्टी के मुकाबले में। जी ठीक है, ब्रिगेडियर साहब इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बजट के ऊपर कमेंट कीजिए कि टैक्सेस नए नहीं लगे एटलीस्ट, और जो आप देखें कि सेल्स टैक्स को भी कुछ कम किया गया है, और इसके अलावा भी मज़ीद कुछ कमियां की गई हैं। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी और बहुत अच्छी खबरें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या अवाम के लिए, आम आदमी के लिए भी इसमें रिलीफ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये इससे एग्री नहीं करता हूँ इस परसेप्शन से कि क्योंकि ये आगे अब इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन में अभी 2.5 साल का टाइम है भाई, बहुत टाइम है। ये तो अगला मेन साल उनका है। हमें इस चीज को भूल रहे हैं कि ये कोविड का दौर है। कोविड के दौर में ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो लिहाजा अगले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करना है, स्टेबलाइज करना है इकोनॉमी को, और फिर मेरा ख्याल है अगला साल जो सही बात उनका जो बजट आएगा, आप कह सकते हैं जी उनका इलेक्शन पे जो है वो नजर है, क्योंकि 2023 में इलेक्शन है। तो एक तो ये बात। दूसरा, मेरी नजर में
जो प्राइम मिनिस्टर ने आज एक जुमला बोला था पार्लियामेंट में जब एंटर किया एक रिपोर्टर के जवाब में, उन्होंने कहा सब खुश होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने पिछले कितने दहाइयों से हमेशा हर पाकिस्तानी जो है वो बजट स्पीच को सुनता है, तो उसमें नॉर्मली एक बड़ा पोर्शन यही होता है कि आप इतने इस तजवीज है, इस टैक्स को इतना बढ़ा के इतना कर दिया, इसको इधर से इतना बढ़ा दिया, फलां को ये बढ़ा दिया। मैं तो आज बल्कि बोर हो गया, थोड़ा सा मैं बोर हो गया कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूस जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मुझे रिजर्वेशन है 2-3 आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब सिर्फ कमी की बात कर रहे हैं, ना कोई नए टैक्सेस आए हैं, ना कोई उन्होंने। और देखिए ये माजी के मुकाबले में जो अभी मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मैं एज ए पाकिस्तानी खुश हूं कि अगले जनरेशन, अगली नस्लों का ख्याल किया गया है। ये अब टैक्सेस अप डाउन, ये चीजें बजट सप्लीमेंट्री ये होती रहती हैं, हम कितनी दहाइयों से देख रहे हैं, लेकिन मैंने कभी ये चीज नहीं देखी माजी में कि जनाब 91 अरब रुपया रखा जाता क्या आपके 4 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो दासू हाइड्रो पावर है, बादशाह डैम है, उसके बाद मोहम्मद और फिर नीलम जल प्रोजेक्ट ये, और फिर अपना बिलियन ट्री सुनामी के लिए 14 अरब। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज एक सोच है, एक विजन है कि जनाब 10 साल बाद पाकिस्तान में माहौलियात एनवायरनमेंट को अपना वाटर स्टोरेज जो है उसको बढ़ाया जाए, जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। लेकिन जिस चीज पे मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन, आपने भी जिक्र किया सलमान आबिद साहब ने, देखिए आज वाहिद गवर्नमेंट सर्वेंट से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर, उस गर्मी में मुझे लोगों ने बताया इस्लामाबाद में, बाकी ये तो सारे एयर कंडीशन माहौल में बैठे थे, 10% इज टू लेस जो कि इन्होंने रेज किया है टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड टू पेंशनर। पिछले 2-3 साल में हम डबल डिजिट की इन्फ्लेशन का मुकाबला कर रहे हैं और बड़े सब्र के साथ कि भाई वाकई हालात ठीक नहीं है, हम भी कुर्बानी देते हैं, चाहे वो पेंशनर्स हो या वो हाजिर सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो। लेकिन मुझे ये बताएं, आप 10% देंगे भाई, कहीं ना कहीं आप प्लस माइनस कहीं और करें, कम से कम 20% का होना चाहिए था पे रेट। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये 10% पे रखेंगे तो फिर याद रखें 10%, जुमला सुन ले, 10% एक बड़ा पॉपुलर फिगर है पाकिस्तान की तारीख में, पता ही आपको, इसका ताल्लुक जरदारी साहब से है। हमने तो जब पहली मरतबा फिगर सुना था तो मैं लाइट टोन में कह रहा हूं जनाब, फिर मेल प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल देन रिजर्व टू मेल प्रैक्टिस कि जनाब हम अपना खर्चा पूरी नहीं कर सकते 10% में, जब आपने तमाम मराद दिए बिजनेसमैन को, कैसे कैसे आपने टैक्सेस कम किए। लेकिन सर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए वो कहते हैं मार्च में भी सैलरी है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ और पेंशनर्स के साथ। ब्रिगेडियर साहब, आप स्काइप पे हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि 1 GB अभी तक आपने नेट यूज कर लिया होगा हमसे बात करते हुए, और जो उस पर जो टैक्स आज इन्होंने लगाया है वो उसकी कीमत आपको यकीनन अंदाजा होगा। और आइंदा आपने जब फोन करना है तो भी 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी, इनको रिव्यू करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आइंदा जब आपने फोन करना है तो 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी, और नेट तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। अभी तक आप 1 GB से ज्यादा यूज कर चुके हैं सारी गुफ्तगू में, और आपको टैक्स लग चुका है। अगर आपको कहीं टैक्स लगता नजर नहीं आया, अगर आपको कहीं टैक्स लगता है, ये रिवाइज हो जाए 15 दिन के बाद। ब्रिगेडियर साहब बात तो सुन लें, अगर आपको कहीं टैक्स लगता नजर नहीं आया तो पाकिस्तान में मोबाइल कंज्यूमर्स की तादाद पढ़ लीजिएगा। आज उस हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है, चाहे वो सड़क पर रेहड़ीबान है या वो कोई CEO है, उसको टैक्स लग गया है। आप मुझे बता दें इस मुल्क में मोबाइल कनेक्शंस कितने हैं, कितनों पर आज कितने फीसद टैक्स लगाया गया है। मेरा मतलब आपने कहा कम ही होते जा रहे हैं, कम ही होते जा रहे हैं। आपको लगा नहीं कि हर आदमी पर टैक्स लगाया, आज आप पर टैक्स लगाया। जब आप हर बार फोन करेंगे आपको टैक्स लगेगा, अपने बच्चों को फोन करेंगे व्हाट्सएप पे, और मत में बताएं कहां टैक्स लगा, व्हाट्सएप पे फोन करेंगे तब भी टैक्स लगेगा, और कॉल करेंगे तब भी टैक्स लगेगा। और मत में भी बता देना। मेरी एक जुमला सुन ले सलमान साहब, मेरी बात सुन ले। ये आज जो चीजें अनाउंस हुई हैं, जो इन्होंने 1-2 चीजों में बढ़ाई हैं, ये जब अगले 10 दिन डिबेट होगा पार्लियामेंट में, 10 दिन का डिबेट होगा बजट के ऊपर, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर की एक फाइनल रैप अप स्पीच होती है, जिसके बाद वो बजट प्रेजेंट होगा अप्रूवल के लिए।
तो और जारी बात है ऑपोजिशन पे एहतजाज करेगी, लोग भी करेंगे और मीडिया में बहुत तनकीद होगी। आई एम श्योर कोई ना कोई इसमें रास्ता निकाला जाएगा, कमी की जाएगी इस इशू पे, प्लस वो जो सैलरीज वाले इशू पे है। राइट, आपने टैक्सेस की बात की है, टैरिफ को इंक्रीज नहीं किया गया, आईएमएफ का प्रेशर था और बजट डे पर ही आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद हो रहे थे। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जो है वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पर हो रहे हैं और हुकूमत क्या निगोशिएट करने की कोशिश कर रही है, इस पर बात करेंगे और अमेरिका का इसमें क्या रोल हो सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं पहुंचेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी अब दोबारा से यहाँ से कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, मुज़म्मिल साहब आप इसको किसी हद तक समझते हैं, क्योंकि आपने पहले बात की है कि अमेरिका का भी इसमें कोई रोल हो सकता है आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात का। तो सलमान आबिद साहब के पास जाऊँ तो आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हमारे हतमी मराहल में क्यों नहीं आए, फाइनलाइज क्यों नहीं हुए, बजट था, टैरिफ की कीमतें बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ाई गई हैं। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जैसे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट थी कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आईएमएफ का प्रेशर है वो कम हो और हम अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी कोई डील हो सकती है और अमेरिका की अगर हमने बात मान ली तो फिर हो सकता है कि यहाँ से आईएमएफ से हमें कोई कंसेशन मिल जाए। मतलब आप बात को ऐसे कहें ना कि अगर अड्डे दे दिए तो फिर रियायत मिल जाएगी और अगर अड्डे ना दिए तो फिर आईएमएफ की तमाम शराइत माननी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, देखिए मैं समझता हूँ हुकूमत को आईएमएफ के साथ अपने मुज़ाकरात कंक्लूड करके बजट पेश करना चाहिए था। 4 दिन लेट कर सकते थे, 10 दिन लेट कर सकते थे, जून में पेश होना था, कोई बात नहीं। अगर 11 की बजाय 16 जून को पेश हो जाता, 18 जून को पेश हो जाता, 20 जून को पेश हो जाता, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अगर आपने आईएमएफ के साथ कोई बात तय किए बगैर बजट पेश किया है तो ये एक विशफुल बजट है। मतलब ना आपकी बात अमेरिका से तय है, ना आईएमएफ से तय है, ना दुनिया से तय है। आपने तमाम इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को दरमियान में रखकर एक बजट पेश कर दिया है। कल को खेल जिस तरफ भी जाएगा बजट तो उलट जाएगा। बजट की स्टैंडिंग है, या तो आईएमएफ कह दे, या तो आईएमएफ ये प्रेस रिलीज जारी कर देता कि हमने पाकिस्तान को नेक्स्ट ट्रेंच दे दी है और हम मजीद शराइत नहीं लगा रहे, या पाकिस्तान ये ऐलान कर देता है कि हम आईएमएफ को छोड़ रहे हैं, हमने छोड़ दिया आईएमएफ का प्रोग्राम, हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन कब कहा है कि अपने मुताबिक नेगोशिएट कर रहे हैं, कब कह रहे हैं कि हम आईएमएफ को छोड़ रहे हैं? पहली बात तो ये, हम तो आईएमएफ के साथ हैं। बिल्कुल। अब सवाल सिर्फ ये है कि आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है ये थोड़ी है कि हमने डेडलॉक पैदा किया हुआ है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा, अब वो मुज़ाकरात अगर 11 तारीख तक नतीजा खेज नहीं हो सके तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नतीजा खेज नहीं हो सकते, वो आगे जाके भी बातचीत बन सकती है। लेकिन सुने एक फाइनेंशियल टाइम की फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट से पहले मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं। उसकी बात कर दी थी उन्होंने। सर देखें, आपका ख्याल है अगर शौकत तरीन साहब ने कल जब ये कहा है कि हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा रहे और आईएमएफ के कहने पे जो टैक्सेस नहीं लग रहे वो हम नहीं लगा रहे और आगे जाके आपके बकौल या कोई कहता है कि लग जाएंगी चीजें, तो फिर तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जरा थोड़ा सा वेट एंड सी देखें कि किस हद तक हुकूमत आईएमएफ के प्रेशर को सस्टेन करती है और किस तरह से एक मुतबादल पॉलिसी लाती है, कितना उनको अंडरस्टैंड करवाती है। उसकी एक वजह बात तो सुन लेना, हुकूमत ने आज तक कोई यू टर्न नहीं लिया, बात सुने, यू टर्न तो सारे लेते हैं यार, यू टर्न तो भैया इससे नहीं लिया। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने आज तक जो कहा है उस पर कायम रही है। अच्छा मुझे बताएं कौन रहा है? अच्छा चले आप मुझे बता दें कौन कायम रहा है आज तक? चले मेरे पहले बताएं। अभी तो इस हुकूमत, तो फिर आप मेरी बात सुने ना पहले। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये हुकूमत यू टर्न लेगी, वो कॉल आपके कि हुकूमत ने यू टर्न ले लेना है, तो सारा चीजें एक्सपोज हो जाएंगी ना। पहले आपके साथ पहले भी होती है, सारी उन्होंने कहा था कि अगर मैं कर्ज की मैं पीऊं तो मर जाऊं। अब आज की बात कर ले ना, अब आज की बात कर बात खुदकुशी से। अच्छा अब आप आज की बात कर ले। कितनी बार हमने सुन के सवाल ये है कि यार लगता है कि बजट आपने पेश करना है, आपने पॉलिसी बनानी है, आपने मुल्क चलाना है और जिन्होंने चलाना उनके बारे में आप सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई बात यह है कि जिनका इख्तियार है पहले उनकी तो बात सुन ले, तो सुन के ही बात कर रहे हैं। सुन के बात ये सुना दिया आज। तो सर जब सुना दिया तो जब वो उससे मुकरेंगे है कि वो किसी ने भी कुछ तय किए प्रायरी बजट पेश, तो आपसे तय करते, वो आपसे तय करते पहले नहीं आईएमएफ से करते। तो आईएमएफ से तय हुआ या नहीं हुआ उसका आपको क्या पता क्या तय हुआ? वो तय होगा, प्रेस जारी होगा, एलामिया आएगा। ठीक है, अगर हमने अभी उनकी बातें नहीं मानी तो क्या आईएमएफ ने आज नोट जारी कर दिया?
तनाजा तो मौजूद है तो ना। तनाजा रहेगा, जब आप उनके साथ काम करेंगे तो तनाजा भी रहेगा। उन्होंने किस्त भी जारी नहीं की तो है। यार मैं कह रहा हूं, ये आगे जाके अगर किस्त नहीं मिलेगी तो मुल्क कैसे चलेगा मुजम्मल साहब? पैसे आएंगे तो मुल्क चलेगा ना। वही बात- तो बात नहीं, इतनी मेरा सी है point जिसकी है यहाँ बात पे। को आप समझने की कोशिश जी, करें जी, कि ब्रिगेडियर हम एक सेकंड, हम सारे लोग जो है ना चीजों को देखते हैं बड़े इमोशनलाइज तरीके से कि शायद हमने कोई पटारी में से सांप निकालना है सुबह। भाई बात यह है कि एक इकोनॉमी है, उस मुल्क को चला रहे हैं। और ये जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रंच हुई है, हिंदुस्तान की माइनस में जा रही है इस वक्त। आप इस वक्त कुछ लोगों को रिलीफ देने की पोजीशन में है, आप इस बात को भी तो अंडरस्टैंड कर लेना। या सारा वक्त हमने मातम ही करना है बस, और कुछ नहीं करना? मुझे तो कोई रिलीफ नहीं नजर आया। मैंने आपको कहा अगर आपको नहीं मिला, मिसाल के तौर पे गाड़ियों की 800 गाड़ियों की कीमतों में कमी हो रही है, आपको लगता है बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया, आपको लगता है इजाफा नहीं किया, कमी तो नहीं की तो ना। यार अभी इजाफा ही ना कर, अभी तो प्रेशर ये था कि इजाफा करें। अभी तो उन्होंने प्रेशर को सस्टेन किया कि हम इजाफा नहीं कर रहे। वो मुआहदा भी इसी हुकूमत ने किया हुआ है, पिछली ने यार- नहीं किया हुआ। इन्होंने ही हाथ काट के दिए हुए हैं। तारीख का सबसे गलत मुआहदा भी इन्होंने ही किया हुआ है। आप जरा जिस बिजली पर आप उनके के बिजली के आरोप मार्केट हैं। जरा उठा के देखें तो शरीफ फैमिली ने किए हैं, जरा वो उठा के ले आए और फिर उसमें प्रोग्राम कर लेते हैं। चौथा वजीर खजाना लाते हैं आप, और हर बार आके कहते हैं पिछला हमारा वजीर खजाना गलत था। अच्छा। पिछला गलत था। अच्छा। भाई यहाँ तो 8-8 दिन बाद वजीर खजाना बदल रहे हैं। हम किस पॉलिसी पे इत्तेफाक करें? 8 दिन बाद- आप शौकत तरीन को भी बदल कर अच्छा, सर, कहेंगे मेरे ख्याल में ये भी ब्रिगेडियर- गलत कह रहे थे, हम नया ले आए हैं। अच्छा चल मुजम्मिल साहब, ब्रिगेडियर साहब सुने। जी अगर हमने अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए हफीज शेख साहब को, जिन्होंने की वजह से आज हम 4% जीडीपी ग्रोथ तक पहुंचे हैं और ये तमाम जो इंप्रूवमेंट्स आई हैं। लेकिन अगर एक दो फाइनेंस मिनिस्टर हम चेंज करते हैं और ये शौकत तरीन साहब जितना एग्रेसिवली नजर आ रहे हैं कि ये खेलेंगे, और हम चले जाते हैं अगले साल अगले फाइनेंशियल में 5% पे, उससे अगले साल 6% में, तो हमने तो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। अब मैं ये कहना ये चाहता हूं, मुझे ये लग रहा है कि शायद वी विल लीव द IMF अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि अगर हमारा ये ग्रोथ जो है 5% तक 4.8% पहुंच जाती है, हमारी लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब, रेवेन्यूज हैं वो एक 5 ट्रिलियन पॉइंट ले लीजिएगा। 5.5 को क्रॉस करती है, तो फिर मुझे बताएं, और रिजर्व हमारे $30 बिलियन तक चले जाते हैं, जिस तरह अपना रिमिटेंसेज आ रही है, मुझे बताएं फिर IMF की क्या जरूरत है? ब्रिगेडियर साहब ये भी, ब्रिगेडियर साहब देखिए ये भी एक हमने अगले साल ब्रिगेडियर साहब ये भी $30 एक दुनिया को देना है। हो बाय द टाइम ये इमरान खान की गवर्नमेंट मुकम्मल होगी, अच्छा। उससे पहले IMF को हमें ब्रिगेडियर सारा साहब बात क्या देना देखें, चाहिए? ब्रिगेडियर साहब एक तो हमें इमोशनल पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहिए। आपको याद होगा जब हुकूमत आई थी तो कहा था हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर गए थे ना। खुदकुशी कर अभी लूंगा। अभी भी सूरत हाल ये है कि आप इतनी जल्दी IMF से बाहर निकलने वाले नहीं है। लेकिन Yes. सर, दुनिया का लेकिन इकोनॉमिकल सर, जो फिर फ्रेमवर्क है उसी opposition के अंदर से रह के लेकर खेलना है जो आपने। दुनिया कोई रिपोर्ट नया कर मॉडल रही नहीं है, इख्तियार कर लेना फिर आपने। दुनिया जो रिपोर्ट कर रही है कि वो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा अगर IMF से हमें रिलीफ मिलता है, तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? सॉरी ब्रिगेडियर साहब पहले जी बात जी करें। जी ब्रिगेडियर साहब। नहीं देखें, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, मेरा भी ख्याल है कि हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो पीछे हटेगी। जहां तक ये जो इस वक्त जो बातचीत चल रही है, जो हॉट इशू है अपना अमेरिका के साथ कि उनको यहाँ पे कुछ फैसिलिटी देनी है, बेसिस देने, वो तो अब बड़ा क्लियर हो गया कि ये ऐसी चीज नहीं होने लगी। और ये पहली मर्तबा हुआ है इतने सालों के बाद कि हम उनको ये इस पोजीशन में है कहने के कि जनाब आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। पहले वो ये बात करते थे 15 साल पहले मुशर्रफ के दौर में, अगर आपको याद हो, ये 2001 में। सो माय पॉइंट इज दिस कि हालात बदल गए, एनवायरनमेंट बदल गया है। ठीक है FATF की तलवार है, वो तो शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि इतना ऑल्दो इनिशियल रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई है, लेकिन थोड़ी बहुत आर्म ट्विस्टिंग तो वो करेंगे, कोई ना कोई तरीका करेंगे IMF की तरफ से, किसी और तरीके से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है लेकिन इसको किसी तरह डाउन किया जाए, इसको एक स्लो छोटी किया सी जाए। बात मैं आपको बाकी वजाहत सब कर लोग दूं। मुसीबत में है। लेकिन- लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो इस बजट में इट इज प्रो बिजनेस, इट इज प्रो पीपल, इट इज प्रो एग्रीकल्चर, इट इज प्रो एनवायरनमेंट। मुझे तो लग रहा है कि अगले हफ्ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारी स्टॉक मार्केट विल क्रॉस दैट वेरी बिग जो बैरियर है, ये 50,000 को क्रॉस थोड़ी सी करेगी। ब्रिगेडियर साहब I मैं can थोड़ी सी see that. वजाहत कर दूं ब्रिगेडियर साहब, जी, ये जी, जो जी। खास तौर पे अमेरिका वाला मामला है ना जी, उसकी आज जो अमेरिका ने वजाहत की है ना, वो सिर्फ ये वजाहत की है कि हमारा उनके साथ बातचीत चल रही है। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कोई बात मान ली है और पाकिस्तान उसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है, पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी। अब ये निगोशिएशन जब हो जाएंगे, क्या अमेरिका उसमें कामयाब होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बता देगा। आज के दिन तक तो पाकिस्तान इसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है ना, वो अड्डे देने की मुखालफत कर रहा है।
जी राइट, बिल्कुल सही है जी राइट। और शायद इसीलिए आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो डिले जो हैं वो हुए हैं और इसी तरह से। लेकिन एक फैक्टर ये है कि अब ऑपोजिशन पॉलिटिकली इसको किस तरह से देखेगी। मुजम्मिल साहब, ऑपोजिशन का क्या लगता है आपको? ऑपोजिशन तो खुद अपना अपना अब तितर बितर हो गई है, तो अब आपको लगता है कि कोई कंसेंसस ऑपोजिशन में है? पीटीआई के 2 अरकान ने तो आज ऐलान किया जो कराची के कि वो बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे। और काफ लीग ने आज प्राइम मिनिस्टर ने जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था हुकूमत का, उसमें उसका उन्होंने बाइकाट किया। बल्कि जो काफ लीग के वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, वो कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं गए। तो एक तो ये आप समझें कि काफ लीग जो है वो अपने मसल्स दिखा रही है इस वक्त, और पीटीआई के 2 एमएनए जो कराची से हैं वो भी दिखा रहे हैं मसल्स। जहांगीर तरीन साहब की बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। हुकूमत ने एक दिन पहले ही DGFIA को चेंज किया और उस DGFIA को अनसेरेमोनियली चेंज करके एक मर्जी का DGFIA लाए। उस DGFIA ने आते ही आज कमाल मार्का सर अंजाम दिया कि FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत में जाके कहा नहीं, हमें जहांगीर तरीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इनके ख़िलाफ़, हमारे पास कोई मवाद नहीं है। पिछले 6 माह से एक ड्रामा लगा हुआ था, वो ड्रामा आज अपना, चूँकि जहांगीर तरीन साहब ने भी क्लियर कर दिया था कि अगर बजट पेश होने से पहले मेरे मामलात क्लियर ना किए गए तो मैं बजट नहीं पेश होने दूंगा। लिहाजा बजट शाम 5 बजे पेश होना था और जहांगीर तरीन साहब का मामला सुबह 10 बजे ही क्लियर कर दिया गया। अब ये एक अजीब सा फिक्स है, अगर जहांगीर तरीन साहब से सेटल हो गया है तो कराची के 2 एमएनए और काफ लीग से भी सेटल नहीं है। और कितने एमएनए नाराज हैं हुकूमत के साथ। मैं अपोजिशन की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो उन क्रैक्स की बात कर रहा हूँ जो हुकूमत के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप ने तो कह दिया कि हम राजा रियाद ने भी कहा, मैंने कब कहा, मैंने कहा जी उनको उनका एनआरओ आज सुबह मिल गया था, इसीलिए उनकी बात सेटल हो गई। इमरान खान को सरेंडर करना पड़ा, शहजाद अकबर को सरेंडर करना पड़ा, DGFIA को हटाना पड़ा, एक कीमत अदा की है इमरान खान ने ये बजट पास कराने की। आज शफाफियत के नारे खुद और गवाही खुद इमरान खान साहब देते थे और इमरान खान साहब के जो साथ है लोग बैठे वो देते थे। और वाजिद, इसीलिए तो जब हम ये सवाल करते थे कि ऑपोजिशन के केस नैब को और जहांगीर तरीन का FIA को क्यों दिया गया है, क्योंकि नैब से इस तरह विड्रॉल आसान नहीं होता जितनी तेजी से FIA से विड्रॉल। खैर वो तो एक अलग बहस है, इस पर मजीद बात करेंगे कि ये जो केस जो है रिलीफ मिला है, ये क्या रिलीफ जो है दिया गया है बजट के लिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जहांगीर तरीन को आज जिस तरह से रिलीफ मिला है और वाजिद ज़िया को हटाया गया है, ये मामला है क्या? सलमान आबिद साहब, बजट पास करवाने के लिए लग रहा था कि हुकूमत कुछ ऐसा ही करेगी और करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बजट मंजूर करवाना है तो लॉजिकल बात है। एक हुकूमत जिसके पास अददी तादाद नहीं है, वो कोलिशन गवर्नमेंट्स के ऊपर बेस करती है, 3-4 जमातों के साथ वो खड़ी है, और जैसे भी मुजम्मिल सरवदी ने कहा कि उनके अपने अंदर भी बेशुमार लोगों के इख्तलाफात हैं। ऐसी सूरत में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि आप छोटे छोटे कंप्रोमाइज ना करें, और ये हमेशा से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट्स के अंदर हर जो छोटा ग्रुप होता है ना, वो आखिरी वक्त के ऊपर आके मसल दिखाता है। यही तारिक बशीर चीमा है, जिस दिन बजट पास हो रहा होगा सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान को मुबारकबाद देने वालों की फहरिस्त में शामिल होगा। यही आमिर लियाकत जिनकी बात की है, बजट में वोट देते हुए इमरान खान से गले मिलेगा, उसका बोसा मिलेगा। देखिए ये सारे लोग अपनी बारगेन करना चाहते हैं आखिरी लम्हात के ऊपर, वो चाहे मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे जहांगीर तरीन का इन्होंने मिसाल बता दी है, आमिर लियाकत की या कराची की या किसी और ग्रुप की बता देंगे, MQM की है, ये सब करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आपके हमारे यहाँ नहीं, इमरान खान साहब से तोको या इमरान बात तो सुन लेना आप, असल में कोई इमरान खान से सही बात तो सुन लें आप। इमरान खान को समझती है कोई एक बहुत बड़ा शहजादा, आइडियल शख्सियत। पाकिस्तान की जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है उसको भी तो जरा अंडरस्टैंड कर लेना, वो कहां खड़ी है। जब आज बचानी हो तो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, जब ऑपोजिशन के साथ हो तो आइडियलिज्म। ये एक अजीब बात है, मेरी बात सुनिए। मतलब जब ऑपोजिशन हो तो आइडियलिज्म, आप मुझे बताइए, और जब हुकूमत हो तो प्रैग्मेटिक हो जाए। बात सुन लेना, हुकूमत अपोजिशन कह रही है ना हमने बजट पास नहीं होने देना, कह रही है ना, कह रही है नहीं कह रही? पहले क्या कहे होने देना है? नहीं आप बताइए, ऑपोजिशन का यही काम है, वो यही कहे। अच्छा फिर पास भी होगा, अब पास भी होगा या नहीं होगा पास? मतलब टफ टाइम होगा ना, लास्ट टाइम टफ टाइम। कोई पाकिस्तान की तारीख बता दें जिसमें बजट पास ना हुआ, कोई तारीख बता दें। ऐसी कोई तारीख तो इसलिए भी कभी कामयाब नहीं हुई। बजट पास होना
ना सिर्फ हुकूमत की मजबूरी है, अपोजिशन की मजबूरी है, स्टेट की मजबूरी है। अगर आपने सिस्टम को चलाना है तो बजट सबने पास करना है, बस उससे पहले ले दे के मामले आगे चलेंगे। यही बजट के बाद आप देखिएगा, मैं भी आपके इसी फोरम पे बैठा हूं, आप भी बैठे होंगे, यही जहांगीर तरीन दोबारा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा बहुत सी चीजों के खिलाफ, यही राजा रियाज कर रहा होगा, यही बाकी लोग कर रहे होंगे। क्यों? देखिए, इस वक्त उनके पास एक सिचुएशन थी, उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया है, कल वो शायद उनके पास ये सिचुएशन ना हो। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से एक बार्गेनिंग पॉलिटिक्स होती है, कुछ दो और कुछ लो की दे की बुनियाद पे, कभी आप झुकते हैं, कभी आप खड़े हो जाते हैं, कभी आज कोई झुक रहा है, कभी कल कोई झुक रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत का तमाशा हम कई दहाइयों से देख रहे हैं। सर, फिर कुर्सी के लिए सब एक जैसे तो ऐसे ही होता है ना यार, आइडियल बात कहां से आ गई? आइडियलिज्म तो हमें खान साहब ने बताई है। ब्रिगेडियर साहब, आपने मान लिया, खान साहब ने कह दिया और आपने मान लिया। आप तो तजियाकार हैं, आप बैठी हैं एंकर हैं, आपको नहीं पता कि रियलिटी क्या है पाकिस्तान की? सर, हम तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लीडर थे, विजन लेकर आए थे, हम तो उसको फॉलो करेंगे ना। जी ब्रिगेडियर साहब, उसी के ऊपर सवाल करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइए कि हम ये आइडियलाइज नहीं करें इमरान खान साहब की बात को, या जो उन्होंने कहा आज अगर वो नहीं कर रहे तो हम कहें कि इट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और पार्ट ऑफ गेम, के वो कुछ भी कर सकते हैं, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अब बकौल सलमान आबिद, नहीं, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं। ये पहली बात मैं कह दूं कि या क्यू लीग हो गई, एमक्यूएम हो गए, या पीटीए के कराची वाले एमएनए हो गए, देखिए ये लोग इसमें बड़े अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। हर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे क्यू लीग खड़ी हो जाएगी, ये तारिक बशीर चीमा, ये मुनीस सलाई, और ये कोई ना कोई अपना कोई चीज मनवाने की कोशिश करेंगे। पता है कि भाई गवर्नमेंट फंसी हुई है। पहली बात तो यह है कि अली जफर वाला जो अपॉइंटमेंट थी वो उसको बीच में लाना, वो की रिपोर्ट जो है 2 महीने हो गए, बजट भी आ गया, वो रिपोर्ट भी नहीं आई। और आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल अच्छा, आई डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी जो सलमान आबिद कह रहे हैं, ये जरूर हुआ होगा कहीं ना कहीं बैक चैनल में। देखिए ना, वाजिद यार साहब आप कितने टॉप एफआईए के ऑफिसर, डीजी, और चंद महीने अभी उनको रहते हैं सर्विस में, उनको अगर आप एकदम रिमूव कर दें, और वो भी बजट से पहले। सर, जेआईटी बनी थी तो आपने कहा था कि ये दी बेस्ट है, इसका मतलब है अभी भी वही कह रहे हैं, which is not good. It is not leaving a good impression about the PTI government. Let us call a spade a spade. ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो बात है, मैं मानता हूं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जिसमें कोलिशन पार्टनर होते हैं या पार्लियामेंट के पार्टी के अपने लोग होते हैं, जो नाराज लोग टाइप लोग होते हैं, उनको भी खुश करना पड़ता है। समथिंग बट इट्स नॉट गुड। यस, इट गोज अगेंस्ट इमरान खान की जो आइडियलिज्म है, इट गोज अगेंस्ट इट। इट हैज नॉट बीन अ गुड ऑपोजिशन के लिए क्यों नहीं है? अगर अपने लोगों के लिए है तो फिर ये ऑपोजिशन के लिए क्यों नहीं है? अपोजिशन को रिलीफ मिला हुआ है। नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब जमानतों से बाहर निकल के आए हुए हैं माशाल्लाह। अब आप मुझे बताइए किस किस्म का रिलीफ चाहती हैं? मरियम बाहर बैठी हुई हैं, जमानत के ऊपर बैठी हुई है। आप कह रहे हैं कि अगर इधर एनआर हुआ है तो उधर भी हो चुका है। सर, लोग ले रहे हैं ना, आप मुझे बता दें इनको रिलीफ नहीं मिल रहा। आप मुझे बता दें अगर आपको ख्याल मुताबिक रिलीफ नहीं मिला। फर्क है। शहबाज शरीफ की जमानत की नैब ने अपोज किया और जहांगीर तरीन की जमानत को प्रोसिक्यूशन ने सपोर्ट किया। दोनों सूरतों में बहुत फर्क है। एक सूरत में हुकूमत हमायत में है और एक जगह हुकूमत मुखालिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कैसा शानदार फैसला किया, आज ही दरखास्त, आज ही समाज, आज ही फैसला। तो नहीं जाने दिया ना हुकूमत ने, नहीं जाने दिया ना। एक मिनट, यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों में बहुत फर्क है। एक तरफ जहांगीर तरीन में हुकूमत जो है बतौर अंपायर जहांगीर तरीन के साथ खड़ी हो गई है। और आपको किसने कहा कि जहांगीर तरीन का मुकदमा खत्म हो गया? आज आपने बयान दे दिया कि हमें ये इनको नहीं जरूरत है, तो फिर आप एफआईए ने कहा है, भाई बात सुन ले, वजाहत ले ले। एफआईए ने कहा है कि अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। लफ्ज सुन ले जरा, लफ्जों को गोलमोल ना करे। उन्होंने कहा कि अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश के बाद अगर इनको गिरफ्तार करना होगा तो फिर गिरफ्तार किया जाएगा। यही कहा है ना उन्होंने। जी, आपने मुकदमा खत्म करा दिया। कहना चाहता हूं, बेशक ये बजट ओवरऑल वेरी इंप्रेसिव, सारे 2-3 चीजों में हमने बात की है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन में और ये लोगों तक तमाम बेनिफिट पहुंचने में, भाई ये अगर माफिया जो मेन है, जो मेन कार्टेल्स हैं, शुगर, आटा, पावर प्रोड्यूसर, घी वाला, ये तमाम लोग, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिस तरह ये जहांगीर तरीन के केस में हुआ है, ऐसे मामले जो है वो मिट्टी पाव वाली चीज हो जाती है, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि वो माफिया वो तो वहीं पे मौजूद है। उन्होंने तो मैनिपुलेशन करनी है, वो तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जनाब यहाँ हमें आपको पकड़ने वाला है। होना क्या चाहिए था, रातों रात जितने शुगर वाले लोग थे, रातों रात एफआईए का एक्शन, इनको अरेस्ट होना चाहिए था। पावर प्रोड्यूसर वाले, अपना जो आटा वाले, जितनी कमीशन रिपोर्ट। मसला सिर्फ जहांगीर तरीन का नहीं है ब्रिगेडियर साहब, जहांगीर तरीन का नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने
ब्रिगेडियर साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के किसानों के साथ जो गुफ्तगू की है ना, ब्रिगेडियर साहब, ये जो किसानों के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की है, जिस शुगर माफिया की जिक्र किया है, वो सिर्फ जहांगीर तरीन तो नहीं होगा ना, और भी लोग हैं, उनको भी प्राइम मिनिस्टर पकड़े ना, सबको पकड़े, सबके लिए क्यों रियायत हो रही है? सबकी बात कर रहा हूं, सबको रातों रात। और सबसे और मार्केट का 20% से ज्यादा शेयर जो है वो जहांगीर तरीन के पास है। उधर ही है, वो कीमतें फिर बढ़ाते रहेंगे, आप क्या कर लेंगे अगर आपने उनको पकड़ना नहीं है? और वाजिद दिया वो द राइट मैन। अब देखते हैं नए डीजीएफआई कहते तो हैं केपी से आए और ये भी बड़े दलेर और बहादुर अफसर हैं, वो तो देखते हैं आने वाले नजर आ गया कितने दलेर और बहादुर हैं। आज आते ही जो एफआईए की टोन चेंज हुई है वो नजर आ गया है। अगर नहीं चाहिए थे जहांगीर तरीन तो पिछली तारीख पे कह देते, उससे पिछली पे कह देते। मेरा मतलब है 3 महीने जो एफआईए बेल को लेकर चलता रहा। मुजम्मिल सरवदी साहब ने तो जहांगीर तरीन को एनआरओ दिलवा दिया ना, आपके बकौल। आपने भी दिलवाया। सुने, मैं कह रहा हूं आपके सामने, मैं कह रहा हूं, मैं इनकी बात को कह रहा हूं ना, जो कहते हैं एनआरओ मिल गया। मैं कह रहा हूं 15 दिन के बाद यही मुकदमा दोबारा इसी तरीके से खुलेगा और इसी तरीके से जहांगीर तरीन और राजा रियाज मुखालफत करेंगे। जरा आने दे 15-20 दिन, अभी बजट तो पास होने दे, फिर पता चलेगा, फिर वो देखेंगे किसने नहीं। बजट के लिए ये रिलीफ दिया गया, इसीलिए तो आदमी एतमाद भी मूव हुई है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, कर ले, ताकि उस पे भी फिर वोटिंग हो जाएगी, हो जाएगी। वो राइट है, ये बारिश खत्म होनी। आप अभी हर वक्त इमरान खान ने वोट करते रहना है। जमात प्राइम मिनिस्टर को निकालते सुने, मुर्गी चूजे नहीं इकट्ठे करते रहती, ऐसे इमरान खान अपने वोट के आधार पर पूरे करता रहेगा। अपोजिशन जमात इमरान खान को निकालते निकालते डिप्टी स्पीकर पे आ गई है माशाल्लाह। तो शुरू कहीं से तो करना था ना, कहीं से शुरू करते ना, तो पूरा करना ना, वोट कहीं से शुरू कर लेते यार। ये तो इसलिए है कि ताकि फिर आपको 15 दिन बाद जहांगीर तरीन की जरूरत पड़ जाएगी, फिर जहांगीर तरीन की जरूरत पड़ जाएगी। कितनी दफा आप करेंगे? एक बात मैं कह दूं, आज जो शहबाज शरीफ साहब को मैंने देखा और बिलावल दोनों को वो अपना बजट स्पीच के बाद, तो मुझे उनके चेहरे बहुत वाकई मुरझाए हुए नजर आए। मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन जो है वो कुछ टफ टाइम, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम टफ टाइम देंगे, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू टफ टाइम एक दूसरे को देंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। मरियम और देंगे, मरियम और बिलावल एक दूसरे को देंगे। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि बजट ना पास हो, ये ऑपोजिशन की मजबूरी है और ये ट्रेजरी बेंचेस ऑफ कोर्ट और बाकी पोजीशन पार्टी उनको सबको पता है पाकिस्तान में रहना है, तो फिर बजट जो है वो ये नहीं हो सकता कि बजट पास हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। टफ टाइम जो है वो अगर देने की बात की जा रही है तो पीएमएलएन क्या कोई अपनी तजावीज़ देगी, बहस का हिस्सा बनेगी, या जैसे कि हमने देखा है कि वॉकआउट भी कर लिया जाता है? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, वॉकआउट कर जाते हैं। अच्छा सर सुनिए, अभी शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में एक बजट सेशन के साथ खिताब किया जी, बजट तजावीज़ के कॉन्टेक्स्ट में जी। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है ना, तो जरा बराए मेहरबानी मीडिया पे दिखा दें कि उन्होंने तजावीज़ क्या दी है। अगर आपके पास है तो दिखा दें, अगर किसी के पास भी है तो दिखा दें, सिवाय वो एक लान तान के अलावा। यानी हमारे यहाँ ये मसला सिर्फ शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, हर अपोजिशन का मसला ये है। बातें बड़ी बड़ी, तजावीज़ कोई नहीं, होमवर्क कोई नहीं, किसी किस्म का कोई रिसर्च नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं। मसलन आज हसन इकबाल ने कहा 25% तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, मान लेते हैं, मैं तो कहता हूं 30% करें। जब मुस्लिम लीग नून जितनी दफा अखबार में आई है, बताइए 25% का इजाफा किया आपने, जो आज आपके पेट में मरोड़ उठ रही है। ये एक अजीब और गरीब हमारे यहाँ अपोजिशन की पॉलिटिक्स, चाहे उसमें पीटीआई है, चाहे पीएमएल है, चाहे पीपल्स, अब पीपल्स पार्टी की देख लें। आज बिलावल नहीं, अभी सुनिए, अभी बिलावल ने कहा है ना, अभी बिलावल ने कहा है ना बजट ठीक नहीं है। सिंध का बजट पेश हो रहा है ना, 18वीं तरमीम के बाद सिंध के अंदर जितना रिलीफ लोगों को दे सकती है हुकूमत दे, और जय जय हो जाएगी पीपल्स पार्टी की वहां। फिर वहां पे भी देखिएगा ये सारी मजबूरियां जो वफाकी हुकूमत को आती हैं उनको भी आएंगी। हमने सियासी लिहाज से और इसको बजट के भी एतबार से और अवाम के नज़रिए से भी देखने की कोशिश की है कि बजट जो है वो कैसा होगा और हुकूमत इसको पास करवाने में कामयाब होती है या नहीं। यकीनन हुकूमत जो है इस वक्त गुड पोजीशन में है और अदाद-ओ-शुमार भी बहुत अच्छे दे रही है, सियासी लिहाज से भी अंदरूनी तौर पर भी वो सियासी लिहाज से मजबूत हो चुकी है। तो लगता यह है कि बजट आराम से पास हो जाएगा, ऑपोजिशन एहतजाज करती रह जाएगी, लेकिन इस बजट से अवाम को क्या रिलीफ होगा ये जाहिर है कि जब इंप्लीमेंट होगा तब पता चलेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।